सब्सक्राइब कीजिए इंडोशन ग्रुप चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। गाइस, आई एम हिमांशी वर्मा फ्रॉम इंडियन स्टूडेंट ग्रुप। आज मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने जा रही हूँ। देखते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत कैसे होती है, कैसे हमारा भारतीय संविधान बना। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत 1945, देखिए हमारा जो दूसरा विश्व युद्ध था वो 1945 में ख़त्म हो जाता है। उसके बाद ब्रिटेन के पीएम सर क्लीमेंट एटली, आप ये नाम याद रखेंगे, ब्रिटेन के पीएम सर क्लीमेंट एटली यह घोषणा करते हैं कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। ठीक है, और यह पहली ऐसी घोषणा की थी जो पब्लिकली की गई थी कि हाँ, भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। इसी घोषणा को पूर्ति के लिए कैबिनेट मिशन यह एक योजना थी जिससे भारतीयों को स्वतंत्र किया जाए और उनको उनका देश चलाने के लिए गाइडेंस दी जाए। तो कैबिनेट मिशन 1946 भारत में भेजा गया। कैबिनेट मिशन क्या था? 3 कैबिनेट मंत्रियों का दल, 3 ब्रिटेन कैबिनेट मंत्रियों का दल था। कौन कौन थे इसमें? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। ठीक है, हम ये नाम याद रखेंगे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जिसमें क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, तो जो हमारे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे वह इस 3 कैबिनेट मंत्रियों के दल की अध्यक्ष थे। और अन्य कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव, अब जब ये लोग आ जाते हैं तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। तो जब हमारा देश ब्रिटेन के प्रशासन में चल रहा था तो हमारे देश में प्रांतीय विधानसभाएं चलती थी। तो उन्हीं लोगों के माध्यम से हमने अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया। देखिए, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली क्या होती है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली वो प्रणाली होती है जिसमें जनता की भागीदारी नहीं होती, जिसमें जनता वोट नहीं डालती है। जैसे कि हमारे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव, इस प्रणाली में हम लोग वोट नहीं डालते हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में जनता वोट नहीं डालती है। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य डालते हैं। लेकिन अगर हम प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की बात करें तो वो लोकसभा और विधानसभा के होते हैं जिसमें हम लोग वोट डालते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि अप्रत्यक्ष में जनता की भागीदारी नहीं होती है, प्रत्यक्ष में जनता की भागीदारी होती है। अब संविधान सभा का प्रत्येक सदस्य जो था वो भारत की 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा था। ठीक है, संविधान सभा का प्रत्येक सदस्य भारत की 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधि कर रहा था। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा कि ब्रिटेन के पीएम सर क्लीमेंट एटली यह घोषणा करते हैं कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। इसी योजना की पूर्ति के लिए वह कैबिनेट मिशन को 1946 में भारत भेजते हैं। कैबिनेट मिशन क्या था? 3 कैबिनेट मंत्रियों का दल था। कौन कौन थे उसमें? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस कौन थे? इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से होता है। प्रांतीय विधानसभा उस समय प्रचलित थी तो उन्हीं के माध्यम से चुनाव किया गया और जनता की भागीदारी नहीं थी इसमें, इन्हीं ने अपने अकॉर्डिंग सबको देखा। तो संविधान सभा का प्रत्येक सदस्य भारत की 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधि था। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या, देखिए संविधान सभा के सदस्य हमने चुन ही लिए थे कि प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा। तो संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 389। हम इसको सदस्य संख्या भी बोल सकते हैं, संविधान सभा की सीटें भी बोल सकते हैं। तो 389 सदस्य थे। तो ये सदस्य कहाँ से लिए थे, ये सीटें कहाँ से ली गई थी? तो देखिए 292 क्षेत्र हैं। 292 जो सीटें थी वो ब्रिटिश प्रांत की थी। मतलब ब्रिटिश प्रांत वो क्षेत्र थे जहाँ पे ब्रिटिशों का शासन हुआ करता था। और देशी रियासत तो आप समझ ही रहे होंगे जहाँ पर राजशाही शासन चल रहा है। देखिए यहाँ पर ब्रिटिश तो होंगे ही लेकिन राजा भी थे, इसलिए से इन्हें देशी रियासत बोलते हैं। और चीफ कमिश्नरियाँ क्या थी? ब्रिटिश लोगों के केंद्र थे जहाँ से वो नियंत्रण किया करते थे, इसलिए इन्हें हम चीफ कमिश्नरियाँ बोलते हैं। अब संविधान सभा का चुनाव होता है जुलाई अगस्त में। चुनाव का परिणाम ये आता है। देखिए चुनाव कितनी सीटों पे? विदेशी रियासत से अभी हम कुछ नहीं करेंगे, राजा हैं ठीक है, जैसा इनका चलता रहेगा। अभी हम इनको अपने कंट्रोल, ब्रिटिश लोगों का काम था कि वो अपने क्षेत्र को हमें सौंपेंगे। देशी रियासत तो हम फिर अपने आप बातचीत के माध्यम से लेंगे, लेकिन पहले हम ब्रिटिश प्रांत को और चीफ कमिश्नरियों को पे चुनाव करेंगे। ठीक है, तो 292 और 4 टोटल 296 था। ठीक है, जब इस पे चुनाव होता है तो देखिए चुनाव का परिणाम, ये परिणाम था हमारा।
ये हमारा परिणाम था। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी वो 208 मतदान के साथ संविधान सभा के सदस्यों में शामिल होती है। मुस्लिम लीग 73 और अन्य 8 थे। ठीक है, तो देखिए अगर हम देखें तो राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो योगदान था वो हमारे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। इनकी भूमिका भी काफ़ी अच्छी रही। और संविधान सभा से एक क्वेश्चन और आता है कि महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो इसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। महिला सदस्यों की संख्या थी 15 और एससी यानी अनुसूचित जाति सदस्यों की संख्या 26 थी और एसटी यानी अनुसूचित जनजाति सदस्यों की संख्या 33 थी। फिर से महिला सदस्यों की संख्या 15 थी, अनुसूचित जाति सदस्यों की संख्या 26 थी, अनुसूचित जनजाति सदस्यों की संख्या 33 थी। ठीक है, देखिए देशी रियासतें थी 389 जिसमें ब्रिटिश प्रांत थे 292, देशी रियासतें थी 93 और चीफ कमिश्नरियाँ थे 4। टोटल संविधान सभा के सदस्यों की संख्या या सीटें कितनी थी? 389। ब्रिटिश प्रांत के क्षेत्र से आ रही थी 292, देशी रियासत 93 और चीफ कमिश्नरियाँ 4 थी। संविधान सभा का चुनाव जुलाई अगस्त में होता है, फिर उसका परिणाम आता है, तो वो क्या होता है 292 + 4 पर हम ये और इस क्षेत्र पर वोट करते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय कांग्रेस यानी टोटल 296 पर होता है, तो जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी वो 208 सदस्यों के साथ संविधान सभा में हस्तक्षेप करती है। मुस्लिम लीग 73 और अन्य 8। महिला सदस्यों की संख्या 15 थी और अनुसूचित जाति सदस्यों की संख्या 26 और अनुसूचित जनजाति सदस्यों की संख्या 33। पहली बैठक, तो संविधान सभा हमारी चुनाव भी हो गया, संविधान सदस्य भी बन गए, तो पहली बैठक शुरू होती, संविधान सभा की कार्यप्रणाली शुरू होती, जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। गाइस ये सारी डेट्स अच्छे से ध्यान रखेंगे, किस डेट को क्या हुआ, कौन सी बैठक कब थी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर एग्जाम में आ भी जाता है। तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई थी, जिसमें 211 सदस्यों ने भागीदारी की थी। जिसमें 211 सदस्यों ने भागीदारी की थी। अस्थायी उपाध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। देखिए इस बैठक की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बैठक में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई थी। उन्होंने इस बैठक का पूर्णतः बहिष्कार किया था और पाकिस्तान की मांग पर बल दिया था, क्योंकि जब संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ तो वहाँ तो राष्ट्रीय कांग्रेस की अपेक्षा मुस्लिम लीग काफ़ी कम मतदान से आई थी, तो उनको ऐसा लगा कि ऐसा ना हो कि हमारी बातों को, हमारे विचारों को पर ध्यान नहीं दिया जाए, इसलिए उन्होंने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान की मांग पर विशेष बल दिया। ठीक है, तो पहली बैठक हो जाती है। अब संविधान सभा अपनी पहली बैठक में अपने अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव करती है। संविधान सभा अपनी पहली बैठक में अपने अस्थायी अध्यक्ष को चुनती है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, और यह कहा जाता है कि सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ अध्यक्ष थे। ठीक है, फिर दूसरी बैठक जस्ट 2 दिन बाद होती है 11 दिसंबर 1946 को। अभी हमने पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुना था, लेकिन अब हमें स्थायी अध्यक्ष चुनना था, तो हमने स्थायी अध्यक्ष चुना किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और उपाध्यक्ष किनको बनाया? एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णमचारी। ये क्वेश्चन आता है कि कितने उपाध्यक्ष थे संविधान सभा के, तो वो 2 थे, एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णमचारी, नाम याद रखेंगे। ठीक है, फिर तीसरी बैठक होती है इसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को। इस बैठक में क्या होता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को पेश करते हैं। गाइस उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव वह उन नियमों का एक लेख था जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने विचारों को प्रदर्शित किया था कि भारत का संविधान कैसा होना चाहिए। और अगर हम इन विचारों को देखें तो इन सब का एक ही लक्ष्य था कि हम भारत के सभी वर्ग के विकास पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो यही हमारा उद्देश्य प्रस्ताव था। अब 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के समक्ष पेश करते हैं। इसी उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा पारित कर देती है। ये क्वेश्चन आता है कि उद्देश्य प्रस्ताव पेश कब हुआ? संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 में पेश हुआ और पारित कब हुआ है? 22 जनवरी 1947। दोनों ही डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बैठक में क्या होता है कि हम अपना अस्थायी अध्यक्ष चुन लेते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। दूसरी बैठक में क्या होता है? स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष चुना जाता है एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णमचारी को। तीसरी बैठक पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश कर देते हैं और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा उसी उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर देती है। अगर हम देखें तो इन 3 डेट्स में 2-2 का ऐड किया गया। ठीक है,
चलिए देखिए, जब हमारा उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा पारित कर देती है तो उसके बाद संविधान निर्माण का कार्य शुरू हो जाता है। क्योंकि संविधान निर्माण के कार्य के लिए बहुत सारे अलग अलग कार्य करने थे, जिनके लिए अलग अलग समितियां बनाई गई। तो ऐसे बहुत सारी समितियों का निर्माण हुआ है। बहुत सारी समितियों का निर्माण हुआ, लेकिन ये 8 समितियां प्रमुख समिति जिन्होंने बहुत बड़े स्तर पर कार्य किया। चलिए हम इनकी समितियां देखते हैं और इनके अध्यक्ष देखते हैं। पहली थी संघ समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर थी संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष भी कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर थी राज्यों के लिए समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये तीनों ही समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति। फिर आती है प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान सभा समिति के अध्यक्ष थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति, ये सबसे इम्पोर्टेंट समिति है, इसके बारे में हम थोड़ा आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संचालन समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम प्रक्रिया समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब ये इस समिति के बारे में देखते हैं। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर से देखते हैं। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, वो हमारे केंद्र में पद पर थे, यानी केंद्र में प्रधानमंत्री थे, तो केंद्र के पद पर थे, इसलिए उन्हें केंद्र से रिलेटिव समिति के अध्यक्ष बनाया गया। जैसे संघ समिति, तो वो संघ समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, चूँकि संघ केंद्र से रिलेट करता है। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी इसलिए बनाया गया क्योंकि वो केंद्र से रिलेट करता था, इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू। और केंद्र किसके लिए कार्य करता है? राज्यों के लिए, इसलिए राज्यों के लिए जो समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष भी किसको बनाया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। इसके बाद प्रांतीय विधान समिति, तो हम सभी जानते हैं कि राज्यों प्रांतों के एकीकरण या रियासतों के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भागीदारी किनकी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसलिए उन्हें प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया गया। प्रारूप समिति तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिज़ाइन ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था, इसलिए इन्हें इस प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। अब संचालन समिति और नियम प्रक्रिया समिति। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो यही तो अध्यक्ष ही तो तय करता है कि जो सभा है उसको कैसे संचालित किया जाए, उसकी नियम प्रक्रिया कैसी हो। इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संचालन समिति और नियम प्रक्रिया समिति का अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, अब यहाँ आते हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देशी रियासतों के एकीकरण के लिए सभी रियासतों में जाकर सबको मनाया था, सबकी बातें सुनी थी और अपनी बात रखी थी। तो उस वजह से उन्हें ये पता था कि वहाँ के लोगों की क्या मौलिक अधिकार है, अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति है, जनजातियाँ कहाँ विस्तृत है और ऐसे क्षेत्र जो बहिष्कृत है उन सब को सलाह देने के लिए कि उन सबका विकास कैसे दिया जाए, सलाह के लिए हम लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना था क्योंकि इन्हें इन सब चीज़ों का ज्ञान था। ठीक है, तो हमारी ये समितियाँ हो गई। फिर से देखते हैं। संघ समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके अध्यक्ष थे क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या केंद्र के पद पर थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसलिए हमने केंद्र से रिलेटेड समितियों के अध्यक्ष बनाया था। फिर प्रांतीय विधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, ये वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नियम प्रक्रिया के भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति का गठन। प्रारूप समिति का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या था? संविधान के प्रारूप को तैयार करना। संविधान का प्रारूप कैसा होगा इसका निर्णय लेना। तो सदस्य संख्या कितनी थी? 7। और इसका गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947। मैं आपको बताना चाहूँगी कि 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी का भी जन्म दिवस होता है। आप ये याद रखेंगे, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। प्रारूप समिति का गठन होता है 29 अगस्त 1947। सदस्य संख्या थी 7 और कार्य, इनका महत्वपूर्ण कार्य क्या था? संविधान के प्रारूप को तैयार करना। ठीक है, फिर संविधान के प्रारूप आते हैं, मतलब संविधान के डिज़ाइंस आते हैं कि हमारा संविधान ऐसा बनकर रेडी हुआ है। तो पहला प्रारूप फरवरी 1948 में प्रकाशित होता है। देखिए, उस टाइम सोशल मीडिया नहीं थे कि सोशल मीडिया पर डालते थे, इसलिए समाचार पत्रों में पहले प्रारूप को प्रकाशित किया गया और
जनता तक यह पहुंच सके, इसलिए जो पढ़े लिखे लोग थे वो तो समाचार पत्र पढ़कर इसकी पता कर लेते थे कि संविधान का प्रारूप कुछ इस प्रकार बना हुआ है, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं थे उनके लिए सार्वजनिक जगहों पर सार्वजनिक रूप से संविधान को पढ़कर सुनाया जाता था, ताकि उनको भी पता चले कि हमारे देश का संविधान कैसा बन रहा है और उनके भी विचारों को लिया जाए। तो संविधान के इस प्रारूप पर भारतीय जनता को चर्चा करने और संशोधन देने के लिए 8 माह का समय दिया गया, ताकि भारतीय जनता संविधान के इस प्रारूप पर चर्चा करे, यह देखे कि इसमें क्या सही है, क्या गलत है और क्या संशोधित किया जा सकता है। इस सब के लिए 8 माह का समय दिया गया। इस दौरान बहुत सारे संशोधन भी आए, जिनमें से कुछ संशोधनों को हमने शामिल करके अपने संविधान का दूसरा प्रारूप 26 अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया। और इस दौरान यानी पहले प्रारूप और दूसरे प्रारूप के मध्य में यानी इस 8 माह के दौरान प्रारूप समिति की 141 बैठक हुई थी, जिसमें उन्होंने यह निश्चय किया कि जनता द्वारा भेजे गए किन संशोधनों को हम संशोधित करेंगे, किस संशोधन प्रस्ताव को हम यहाँ पे संशोधित करके दूसरे प्रारूप में ऐड करेंगे। तो ऐसे संविधान के दोनों ही प्रारूप जनता के सामने आते। संविधान के दूसरे प्रारूप पर संविधान सभा में 3 वाचन होते हैं, यानी 3 बार विचार विमर्श किया जाता है या बहस भी हम बोल सकते हैं। तो पहला वाचन होता है 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक, यानी 5 दिन इस पर पहली बार विचार विमर्श होता है। फिर दूसरा वाचन होता है 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, ये सबसे बड़ा वाचन था इस सभा का, ठीक है। फिर तृतीय वाचन होता है 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। देखिए, ये जो तृतीय वाचन है ये एक अंतिम वाचन था, यानी यही इस अंतिम वाचन में ही ये निर्णय लिया गया कि संविधान सभा संविधान को किस तरह पारित करेगी या संविधान कैसा बनाएगी, ठीक है। अंतिम निर्णय हुआ, इसमें अंतिम प्रारूप का भी निर्णय हुआ। तो संविधान के दूसरे प्रारूप पर जब 3 वाचन हो गए, पहला वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948, देखिए पहला वाचन 5 दिन चला, केवल 4 में हम 5 जोड़ेंगे तो 9। द्वितीय वाचन हमारा ज़्यादा टाइम पीरियड तक चला है और तृतीय वाचन भी हमारा 14 से 26 नवंबर चला है। संविधान के इस प्रारूप पर संविधान सभा में 114 दिन बहस होती है, ये आप इनको ऐड करेंगे तो 14 दिन मिलेंगे। तो संविधान के इस प्रारूप पर संविधान सभा में 114 दिन बहस होती है, ये 114 दिन अलग से हैं, ये टाइम पीरियड नहीं है, ठीक है। तो संविधान के प्रारूप पर संविधान सभा में 114 दिन तक बहस। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा संविधान के इस प्रारूप को भारतीय संविधान के रूप में स्वीकार करती है। ये डेट आती है कि 26 नवंबर 1949 को जो संविधान सभा थी वह संविधान के इस प्रारूप को भारतीय संविधान के रूप में स्वीकार करती है, अंगीकृत करती है। वर्ड याद रखेंगे, स्वीकार करना और अंगीकृत करना दोनों का ही मतलब एक होता है, ठीक है। तो ये कब होता है? 26 नवंबर 1949 को। तो इस दिन संविधान सभा के 284 सदस्य संविधान पर हस्ताक्षर करते हैं और जिसमें 8 महिला सदस्य भी शामिल थी। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि संविधान पर हस्ताक्षर कितने सदस्यों ने किए? 284 सदस्य, जिसमें कितनी महिलाएं शामिल थी? 8 महिलाएं सदस्य शामिल थी। और अगर हम देखें तो भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा संविधान सभा के चुनाव से, ठीक है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगता है, ये टाइम पीरियड पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट भी है। और भारतीय संविधान के पारित होने की अंतिम तिथि तो हम 26 नवंबर 1949 को मानते हैं, क्योंकि इस दिन संविधान सभा इसे भारतीय संविधान के रूप में स्वीकार करती है। लेकिन इसे लागू कब से किया जाता है? 26 जनवरी 1950 को, हमारे गणतंत्र दिवस पर, ठीक है। तो इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है। हमने स्वीकार कर लिया कि भारत का संविधान ये प्रारूप होगा 26 नवंबर 1949 को, लेकिन देशवासियों देश में लागू कब किया? 26 जनवरी 1950 को। हालांकि 26 नवंबर 1949 में ही संविधान के कुछ अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से संविधान को लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन हमारे देश का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। थैंक यू। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।